नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, चुनावी दंगल बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को शीश महल के मुद्दे पर घेरने में जुटे हैं और आरोप तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि सीएम रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने जिस शीश महल को बनाया था, उसके बाथरूम में सोने के कमोड लगे हैं। बीजेपी के इस आरोप पर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज सीएम हाउस पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम बीजेपी के आरोपों का जवाब देने के लिए सीएम हाउस के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने हमें अंदर जाने से रोक दिया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले इस पॉलिटिकल ड्रामा के दौरान और क्या कुछ हुआ, आम आदमी पार्टी के इस आरोप पर बीजेपी ने क्या कहा, इस बारे में हम आपको आगे अपनी रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे। इसके बाद हमारी दूसरी खबर भी दिल्ली चुनाव को लेकर ही रहने वाली है, जिसमें हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे दिल्ली के दंगल में कांग्रेस और बीजेपी के नेता अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त दिख रहे हैं। तीसरी खबर रहेगी वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी। इसे लेकर गठित जेपीसी की पहली बैठक हुई। आपको याद होगा, सदन के शीतकालीन सत्र में बिल के पेश होने के बाद सरकार ने जेपीसी का गठन किया। इसमें 27 लोकसभा सांसद और 12 राज्यसभा सांसद होंगे। हमारी चौथी खबर रहेगी दिल्ली में आयोजित 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जिसमें हरियाणा के युवाओं को सीएम नायब सैनी ने रवाना किया और वहीं यूपी के युवाओं को योगी आदित्यनाथ ने रवाना किया। इस दौरान दोनों प्रदेशों के सीएम ने युवाओं को संबोधित भी किया और उनके बेहतर भविष्य की कामना भी। तो चलिए शुरू करेंगे बिग न्यूज बिग शो का सफर। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी। शुरुआत दिल्ली में जारी सियासी घमासान की खबर के साथ करते हैं। शीश महल के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को घेरने में लगी है। तो इधर कांग्रेस ने बड़ी चुनावी चाल चल दी और दिल्ली के लोगों से वादा किया कि हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। कांग्रेस ने इस योजना को जीवन रक्षा योजना का नाम दिया। अरे भाई ये मंत्री है, इंस्पेक्शन करने आए, देखने आए ना। मेरे से ऊपर तो नहीं है ना वो अफसर, मेरे से ऊपर तो एलजी है। एलजी ने डायरेक्शन दिया तो बताओ, नहीं दिया तो खोलो, चलो हटो। कहाँ बीच में अड़े हुए हो? जिस प्रकार का भोंडा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के यानी नेता सदन श्री संजय सिंह और मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज के द्वारा हुआ, वो जितना भी प्रयास कर लें, इसे अब वो बचा नहीं सकते। दिल्ली के चुनावी चौसर में आरोप प्रत्यारोप और दावे वादों की झड़ी लगी है और अब कांग्रेस की भी धमाकेदार एंट्री हो गई है। लेकिन सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच शीश महल पर जारी सियासी घमासान की करते हैं। बीजेपी के आरोपों का जवाब देने के लिए राज्यसभा सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज सीएम आवास पहुंचे। क्या इंस्ट्रक्शन है आपके पास, बताइए। आप कौन है? इसलिए आप हैं कौन? क्या है आप? अरे मैं यूडी मिनिस्टर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का। यही बताएगा कि एंट्री नहीं हो सकती एक मिनिस्टर की है। क्या बात कर रहे हो तुम? तो तुमने पुलिस बुलाई है? तो किसने बुलाई है पुलिस? मैं क्या करूँ यहाँ? और तुम कौन हो तो ये कहने वाले कि कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा? इसको ऊपर रखना। क्या डायरेक्शन है? क्या डायरेक्शन है आपका? क्या डायरेक्शन है? क्यों नहीं खोला जा सकता? इस बंगले के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले कि यहाँ सोने का टॉयलेट है, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है, तो दिखाओ ना कहाँ है। तुमने नहीं देखा ना, इनको भी दिखाओ। लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इस दौरान संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि वो जनता को शीश महल की सच्चाई बताना चाहते थे। पार्टी का झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। वो कहते थे इसमें सोने का टॉयलेट है मुख्यमंत्री आवास में, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है, तो हम आप लोगों को लेके आए थे कि दिखा दें। आप देख रहे हैं इतनी पुलिस लगा के हमें रोक दिया गया, इतनी पुलिस लगा के रोक दिया गया। इसका मतलब
कि भारतीय जनता पार्टी झूठ और दुष्प्रचार करती है, भारतीय झूठा पार्टी है वो। हम लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं, आवास नहीं दिखा रहे हैं। तो अब ये सच सबके सामने आ गया, मीडिया के सामने भी और देश के सामने भी। अब वो कह रहे हैं ऊपर से आदेश है। ऊपर से किसका आदेश है? मोदी जी का, अमित शाह जी का, बीजेपी वालों का किसका आदेश है? वो नहीं बता रहे, नाम नहीं बता रहे, बोल रहे हैं ऊपर से आदेश है। अब हम प्रधानमंत्री जी के पास जा रहे हैं ताकि उनके आवास को भी हम लोग देख सकें और मीडिया के माध्यम से देश के लोग देख सकें कि प्रधानमंत्री जिस आवास में रहते हैं उसमें क्या सहूलियतें हैं। ये कह रहे हैं ऊपर से इनको ऑर्डर है, तो ऊपर तो एलजी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ही है। देखिए कोई आवास आदेश दिखाया नहीं गया, बट ये बोल रहे हैं ऊपर से आदेश। अभी हम प्रधानमंत्री जी के आवास पे जा रहे हैं। पता चला है 2700 करोड़ रुपए के अंदर वो आवास बन रहा है, तो वो भी उसके दर्शन भी जो है देश के लोगों को करने चाहिए मीडिया के माध्यम से, तो वहीं जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के इस आरोप पर दिल्ली बीजेपी ने भी पलटवार किया और एक पोस्टर जारी करते हुए लिखा, अपने शौक की पोल खुलने की डर से पहले लाखों की टॉयलेट सीट चुरा ले गए और अब जब दिल्ली की जनता के सामने उनकी पोल खुल गई तो 2 लोगों को भेज दिया नौटंकी करने के लिए। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज, टॉयलेट सीट के बारे में केजरीवाल से पूछिए कहां छिपा रखा है। शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। दिल्ली की जनता को जिस निर्लज्जता के साथ लूटकर इस शीश महल का में अनेक प्रकार की सुख भोग की वस्तुओं का संग्रहालय बनाया गया, उस हकीकत से वो बच नहीं सकते। और इसी से बचने के लिए जो कुछ उन्होंने आज किया है वो राजनीतिक दृष्टि से उच्छृंखलता, उद्दंडता और अराजकता का एक भोंडा प्रदर्शन है, जो आम आदमी पार्टी के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप है, जो ये कहता है कि 10 करोड़ रुपए के ऊपर की कोई भी अगर खरीद होगी तो वो कैबिनेट में जाएगी, यानी वो पत्तावली एलजी तक जाएगी। और आप देखिए क्या बेहतरीन शीश महल में पढ़े लिखे आदमी ने क्या बुद्धि का इस्तेमाल किया है कि ज्यादातर जो बिल्स बने हैं वो 9.5 करोड़, 9 करोड़, 9.25 करोड़, यानी सब 10 करोड़ से नीचे रहने वाले हैं। अब 1 सितंबर 2020 को 8 करोड़ रुपए का, 22 जनवरी 2021 को 9 करोड़ 9 लाख रुपए का, 29 जून को 9 करोड़ 34 लाख रुपए का, और एक एक्सपेंडिचर तो 9 करोड़ 99 लाख रुपए का। दिल्ली बीजेपी ने इससे पहले भी अपने एक्स प्रोफाइल पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया है। पिछले 10 सालों में लगातार हिंदू धर्म का अपमान करने वाला, चुनाव नजदीक देखकर पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि देने का चुनावी वादा कर रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जारी इस चुनावी जंग के बीच कांग्रेस ने जीवन रक्षा योजना का ऐलान किया है। पार्टी का दावा है कि इससे दिल्ली में हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। मुझे खुशी है कि ये हमारी योजना इतनी पॉपुलर हो गई देश के अंदर कि हर जगह मैं जा रहा हूँ तो खुद वो बात कर रहे, क्योंकि मैं सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, डायलिसिस फ्री, कोक्लियर प्लांट फ्री, मतलब सब कुछ फ्री है। बल्कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वो पूरा खर्चा सरकार देगी। चिरंजीवी के अलावा ही खर्च हो गया, मतलब एक्स्ट्रा लग गया। ऑर्गन ट्रांसप्लांट ही चीज है, किडनी तो 6-7 लाख में हो जाता है, हार्ट का अगर प्लांट करवाना या लंग्स का करवाना तो खर्च ज्यादा होता है, पूरा सरकार देगी उसके लिए, वो बहुत रेयर होता है उनके लिए। तो ये स्कीम पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि जो हमने बनाई है वो उसको लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं और उसी रूप में हम चाहेंगे कि इसको आगे बढ़ाएं। और मुझे खुशी है कि दिल्ली में जो ये स्कीम आई है कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो मेडिकल साइड में हमने कोई कसर छोड़ी नहीं है, ये भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसका बहुत बड़ा लाभ लोगों को मिल रहा है। दिल्ली में इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होता दिख रहा है, जिसमें तीनों प्रमुख पार्टियां एक दूसरे को घेरने का कोई भी मौका नहीं चूक रही हैं, जिसमें सोशल मीडिया का खूब सहारा लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी फिजा की तपिश हरियाणा तक महसूस हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को घेरने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव देश के लिए काफी अहम है। देश की राजधानी में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस बीच सभी पार्टियां दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होने की जद्दोजहद में जुटी हुई है, तो एक दूसरे पर आरोपों की बौछार भी की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। कहा कि दिल्ली में आपने भ्रष्टाचार किया है। केजरीवाल की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अरविंद केजरीवाल ने जो लोगों के, दिल्ली के लोगों के साथ वायदे किए थे, उन्होंने उस वायदे के ऊपर वो पूरा नहीं उतरे। वो विकास की बात करता था, वहाँ पर नशे में लोग धकेल दिए। वो सुविधाएं देने की बात करता था, वहाँ भ्रष्टाचार हो गया, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, सुविधाएं नहीं मिल पाई लोगों को। लोग समझते हैं। वो ये बात करता था कि मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो साधारण घर में रहूँगा। 40 करोड़ रुपया शीश महल के ऊपर लगा करके खड़ा कर देता है। लोग देखते हैं, क्योंकि केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों भ्रष्टाचार के माहिर हैं, मास्टरमाइंड हैं दोनों के दो। और दोनों वो लोगों की सुविधा की चिंता नहीं करते, वो अपनी सुविधा की चिंता करते हैं। मेरे ख्याल से 2000 जब ये 14 में सत्ता में आया था, इन्हें तब घोषणा की थी कि यमुना को साफ करूंगा। अरे 10 साल बीत गए, कहीं थोड़ी सी बहुत ही तो आँख खोल लेंदा। अभी यमुना का भाई पानी साफ करना दिल्ली को लाभ होगा। और दिल्ली के नाले उस यमुना के अंदर करवा रखे हैं, उनको भी ट्रीट नहीं कर पाया। और फिर आरोप लगाता है इधर उधर भी, वहां से पानी गंदा आ गया, वहां से गंदा आ गया। भाई तू अपने घर के अंदर अपने पैरों के तले जहां तू बैठता है वहां तो झाड़ू मार ले। और झाड़ू उठाए फिर रहा, उस झाड़ू का क्या फायदा जहां बैठे वहां गंदा हो रहा। आप अपने उसको साफ 10 साल में साफ नहीं कर पाए, अब लोग साफ करेंगे। अब तो लोगों ने उठा लिया साफ करने के लिए झाड़ू। अब 8 तारीख को पता लग जाएगा इनको। 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनेगी। बड़ा विश्वास लोग करते हैं मोदी जी को। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है और कहा कि जो किसान विरोध कर रहे हैं वे आप शासित पंजाब से हैं। आप नेताओं ने उनकी मांगों और मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया है। देखिए, जो किसान बैठे हुए हैं वो पंजाब की आम आदमी पार्टी की जहां पर सरकार है उसकी धरती पर बैठे हुए हैं। उनके क्या मुद्दे हैं, क्या मामले हैं, दिल्ली में चीख चीख कर किसानों की बात करने वाली आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने, उनके मुख्यमंत्री ने आज तक उनके पास जाकर उनका हाल नहीं पूछा है। कोई भी मुकाबला है ही नहीं है। कांग्रेस से लोगों का मोह भंग है। केजरीवाल ने 10 साल के अंदर, 12 साल के अंदर लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। कोई वहां पे शासन प्रशासन नाम की चीज नहीं है। लोगों ने 100% भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल के ऊपर विश्वास किया है और विश्वास कर रहे हैं। और लगातार वहां पर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। और सातों की सातों लोकसभा जिस प्रकार से हमने जीती थी, हम संपूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार आम आदमी पार्टी दोबारा से सरकार बनाने का जहां दावा कर रही है, तो बीजेपी कांग्रेस भी अपनी अपनी रणनीति के साथ दिल्ली की सत्ता पाने की जद्दोजहद में जुटी है। इन 5 सालों में दिल्ली वासियों ने बहुत कुछ देखा है। अब भरोसा किस पर जनता जताती है और किसको सत्ता की चाबी थमाती है, ये देखना होगा। चंडीगढ़ से सूर्या समाचार के लिए रवि चंदेल के साथ दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव में जंग में बीजेपी आला कमान ने हरियाणा के कई नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी। हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि हरियाणा के किस नेता को दिल्ली की कौन सी सीट पर प्रचार की कमान सौंपी गई है और इसे लेकर हरियाणा बीजेपी का दावा क्या है।
देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम सियासी दल दिल्ली के रण में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं हरियाणा के नेताओं की दिल्ली चुनाव को लेकर ड्यूटी लगाई गई है। आपको बताते हैं कि किस नेता की कहां पर ड्यूटी लगाई गई है। कृष्णपाल गुर्जर दक्षिणी दिल्ली, महिपाल ढांडा पश्चिमी दिल्ली, कृष्ण बेदी त्रिलोकपुरी, कृष्णलाल पंवार कोंडली, असीम गोयल करोल बाग, कमल गुप्ता चांदनी चौक, बनवारी लाल नई दिल्ली, कमलेश ढांडा पालम, ज्ञानचंद गुप्ता मॉडल टाउन, सुनीता दुग्गल देवली, जेपी दलाल बिजवासन, ओपी यादव बादली और मनीष ग्रोवर की ड्यूटी जीके में लगी है। वहीं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। साथ ही कहा कि दिल्ली में हरियाणा के नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। ये हर पार्टी का अपना अपना चुनाव लड़ने का एक तरीका होता है और आम आदमी पार्टी जो दुनिया की सबसे भ्रष्ट और झूठ बोलने वाली पार्टी है, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी झूठे बोलकर उन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम किया है और अब दिल्ली की जनता जागरूक समझ चुकी है, उनके शासन को देख चुकी है और दिल्ली की जनता का अब की बार का जो मूड है वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। दिल्ली की जनता अब की बार भारतीय जनता पार्टी को चुनने वाली है और 5 फरवरी को आप चुनाव जिस दिन होगा देखना, आज दिल्ली का मतदाता लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा और दिल्ली में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जब 8 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आएगा, आप देखेंगे जो जलेबी हरियाणा में बटी थी वही जलेबी दिल्ली में बटी। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने दिल्ली चुनाव जीतने का दावा करते हुए कहा कि मुझे त्रिलोकपुरी विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। मुझे विश्वास है कि हम दिल्ली विजय करके दोबारा नरवाना आएंगे। त्रिलोकपुरी विधानसभा जो नोएडा के बिल्कुल बगल में है, मुझे उस विधानसभा की जिम्मेवारी दी गई है और अवश्य ही हम दिल्ली विजयी करके फतेह करके नरवाना वापस आएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में एक ही चरण में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। अब सभी दल दावा तो कर रहे हैं जीत का, लेकिन जनता किस पर विश्वास करती है ये 8 फरवरी को साफ हो जाएगा और पता चल जाएगा कि इस बार दिल्ली की कुर्सी पर कौन विराजमान होता है। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह, जींद से सुनील पंवार और चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं एक देश एक चुनाव की। इसे लेकर गठित जेपीसी की पहली बैठक हुई। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आप देख पाएंगे कि देश एक चुनाव में किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इसके तहत होगा क्या कुछ, इसे लेकर अब तक क्या क्या कदम उठाए जा चुके हैं और जेपीसी में कितने सदस्यों को शामिल किया गया है। आजाद भारत में कब कब एक साथ चुनाव हुए, तमाम जानकारियां इस रिपोर्ट में। अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी पहले एक देश एक चुनाव को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं और अब इस दिशा में सरकार ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर गठित जेपीसी की पहली बैठक हुई है, जिसमें दोनों सदन से जेपीसी के लिए चयनित सांसदों ने हिस्सा लिया। 39 सदस्यों वाली जेपीसी में बीजेपी की ओर से बड़े नामों में बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा और अनुराग सिंह ठाकुर हैं। वहीं कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत सिंह हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस से कल्याण बनर्जी का नाम है। इसके अलावा सपा, डीएमके, टीडीपी समेत अन्य पार्टियों से भी सांसदों को जेपीसी का सदस्य बनाया गया है। बता दें कि 17 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर संविधान संशोधन बिल पेश किया था, लेकिन विपक्ष के सांसदों ने इसका भारी विरोध किया था, जिसके बाद बिल को समीक्षा के लिए जेपीसी में भेजा गया है। मैं तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। उनका हर फैसला राष्ट्र हित में होता है। ये लगातार होने वाले चुनाव
देश की प्रगति और विकास में बाधक है। हमारे देश में 5 साल 365 दिन 12 महीने चुनाव की तैयारी चलती रहती है। अभी दिल्ली के चुनाव का बिगुल बज गया, फिर बिहार के चुनाव होंगे, उसके पहले हरियाणा में हो गए, महाराष्ट्र में हो गए, झारखंड में हो गए, जम्मू कश्मीर में हो गए, उसके पहले लोकसभा के हो गए। बार बार होने वाले चुनाव से देश की प्रगति और विकास बाधित होता है, जन कल्याण के काम ठप हो जाते हैं, अनावश्यक धन का खर्चा होता है, सरकार का भी, राजनीतिक दलों का भी, और मुख्यमंत्री, मंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी भी चुनाव में काफी समय देना पड़ता है। एक राज्य के अफसर दूसरे राज्य में जाते हैं चुनाव करवाने, ऑब्जर्वर बन के, तो उस राज्य के भी चुनाव, उस राज्य के भी विकास के काम ठप हो जाते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण, आचार संहिता के कारण सारे विकास के काम ठप हो जाते हैं, जन कल्याण की योजनाओं पे काम नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है, देश आगे बढ़ेगा, जनता का कल्याण होगा, इसलिए दोनों चुनाव एक साथ होना चाहिए। एक देश एक चुनाव है क्या? भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं, लेकिन एक देश एक चुनाव लागू होने के बाद दोनों चुनाव एक साथ हो सकेंगे। सरकार की दलील है कि इससे समय और पैसा दोनों की बर्बादी बचेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले भारत में एक साथ चुनाव नहीं होते थे। आजादी के बाद साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं और इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब खबर दिल्ली में आयोजित 28वें राष्ट्रीय युवा उत्सव की, जिसमें हरियाणा और यूपी समेत देश भर के करीब 7500 युवा हिस्सा लेंगे। 10 से 12 जनवरी तक भारत मंडपम में इसे आयोजित किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी युवाओं के साथ संवाद भी करेंगे और अपने विचार साझा भी करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर के करीब 7500 युवा हिस्सा लेंगे और पीएम मोदी के सामने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। 10 से 15 जनवरी तक आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हरियाणा के प्रतिभावान युवाओं से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। नेशनल यूथ में जो आप लोगों ने भाग लिया है, उस में जो हमारे खिलाड़ी जिन्होंने आज वहां से जीत करके आए हैं, और अभी हम यहां से चंडीगढ़ से जो हमारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव है उसमें भाग लेने के लिए हम जा रहे हैं। मैं आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, विजय की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जो हमारा 4 दिन का पलवल में स्टेट युवा महोत्सव वो चला है, उसके अंदर हिस्सेदारी लेकर के इतने ठंड के अंदर भी आप प्रथम स्थान के ऊपर आए हैं। अब हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी मैदान में आता है तो उसके सामने चैलेंज ही होते हैं। चैलेंज के साथ हमें उसमें आगे बढ़ना होता है। आपके सामने पहले पलवल का वो चैलेंज था, अब राष्ट्रीय युवा महोत्सव वो बड़ा चैलेंज है, और इसी में से हम निखर करके आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हिस्सा लेने जा रहे यूपी के प्रतिभावान युवाओं को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और युवाओं से राष्ट्र हित में काम करने का आह्वान किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रतिवर्ष पिछले कई वर्षों से युवा उत्सव का एक कार्यक्रम दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आयोजित होता है, जिसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला होती है। उन कार्यक्रमों में भागीदार बनकर के
युवा उत्साहित भी होते हैं, बहुत कुछ जानने सीखने और पूरे देश को भी जानने सीखने का एक अवसर हमारे युवाओं को प्राप्त होता है। इस वर्ष आप सबके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी का सानिध्य भी मिलेगा और साथ साथ प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे युवाओं को एक इंटरेक्शन करने का भी एक अद्भुत क्षण आप सबको प्राप्त होगा। बता दें कि इस साल राष्ट्रीय युवा उत्सव पंच प्राण और आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा है। इसका उद्देश्य देश के युवा प्रतिभा को एक सशक्त मंच प्रदान करना है, जहां युवा अपनी कला और कौशल का प्रदर्शन कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।